हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 और नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा जी एक बात याद रखिएगा कि फार्मा का बच्चा है केमिस्ट्री से घबराता, पर अगर जो वो इधर आता तो केमिस्ट्री में बल्ले बल्ले ही करके जाता, क्योंकि कि केमिस्ट्री को हम लोगों को समझना पड़ता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ में, तो ही तो केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है ना। तो आज से हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की। और यहां पर मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी पहली और दूसरी यूनिट है फोर्थ सेमेस्टर में, तो यहां पर बेटा जी आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। और मेरे प्यारे नुन्नू मुन्नू आप लोगों ने क्या है सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट के अंदर ही आप लोगों ने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। बट आज के इस लेक्चर में हम उसी को पूरा को आपको रिपीट कराएंगे, क्योंकि कि सर इतना ज्यादा टेंशन रहता है, दुइठो सेमेस्टर चले गए, कोनो याद रखे यार, दोबारा बताओ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पुनीत भैया यहाँ पर आपको जो भी है पढ़ाएंगे, आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको यूं 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 रट जाएगी चीजें। ठीक है जी, तो आ जाइएगा जरा। तो हम लोग अगर जो बात करते हैं बेटा जी हमारा आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है, बड़ा ही सिंपल और सरल भाषा में अगर जो आपको बोलूं तो आइसोमेरिज्म यानी कि हमारे ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ऐसे ही दो कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका देखने में यानी कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, पर उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। तो देखिएगा जरा डेफिनेशन में, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। है ना कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, आइसोमर्स बोलते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? वहीं पर ही मैं बात करूं तो आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके को होते हैं, एस यानी कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मैं बात करूं जो आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो है सेकंड सेमेस्टर में, और जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में। अब स्ट्रक्चर और स्टीरियो के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं करना है। यहां पर आपका पहला टाइप होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरा यहां पर ऑप्टिकल लिखा हुआ है, बट आप इसको कट करके स्टीरियो कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिएगा। डेफिनेशन आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन चार्ट, जो कि हर जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर के हमारे ये 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं, यहाँ पर 5 लिखे हुए। हमारा क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पहला टाइप होता है हमारा चैन, फंक्शनल, पोजिशनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म और रिंग चैन। ये टोटल 6 होते हैं। यहाँ पर 5 लिखे हुए आपका मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, रिंग चैन, फंक्शनल, पोजिशनल और चैन। ठीक है जी, तो यहां पर भी आपके 6 के 6 ही लिखे हुए हैं, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म और रिंग चैन। अब इसके बाद में अगर जो बात करूं जो हमें फोर्थ सेमेस्टर में एग्जैक्टली पढ़ना है वो है प्यारे बच्चों हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। बट यहां पर भी अगर जो मैं आपको डीप स्टडी की तरफ लेकर के जाऊं तो यहां पर भी स्टीरियो के 2 टाइप बोले जाते हैं, एक होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। अब कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल आपको पढ़ना है, डेट वाज योर चॉइस, बट मेरा काम है कि आपको डीपली चीजों को बताने का, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट वाज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म को पता है याद करने का तरीका क्या है, जो लिखा है वो डिफरेंट, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का पहला टाइप क्या था बेटा जी, हमारा पोजिशनल फंक्शन चैन था। तो हमारा क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन, compound having same molecular formula but a different functional group, compound having same molecular formula but different arrangement of the carbon chain, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा अलग हो जाता है, यहाँ पर कीटो और एनोल फॉर्म आ जाती है हमारी, है ना, एंड बोथ दी साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट ग्रुप ऑफ द चेन। मेटामेरिज्म में ऐसा हो जाता है, और ट्यूटोमेरिज्म में हमारी कीटो और एनोल फॉर्म आ जाती है। सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा था। बट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म से जी हमारा मेन कॉन्सेप्ट उठ के आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? देखिए, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात आएगी तो अब हम लोग चले जाएंगे 3D प्रोजेक्शन में। अब अभी तक स्ट्रक्चर में क्या था, 2D प्रोजेक्शन थी, अब हमारा 3D प्रोजेक्शन होगा। 3D प्रोजेक्शन मतलब क्या, अब हम स्पेस में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोग कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे दिखा रहे थे, बट अब हम लोग कार्बन के चारों टेट्राहेड्रल हमारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना जी। टेट्राहेड्रल्स हमारे बॉन्ड को, है ना, ऐसे हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे हम लोग चारों तरीके से, जैसे आपका हमारा बोल होती है वो हमारा चीजें हो जाएगी। तो देखिएगा जरा, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द कार्बन इन स्पेस। अभी जस्ट मैंने स्पेस की बात करी थी कि हमारे कार्बन के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट होना एटम्स का कार्बन के अराउंड स्पेस में, है ना जी। स्पेस मतलब क्या, 3D प्रोजेक्शन में। मॉलिक्यूल हैव द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला but different spatial arrangement of atom are called stereoisomer and this phenomena is known as stereoisomerism। क्या बात बोली गई कि यहां पर क्या होगा बेटा जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम होगी, बस जो एटम की अरेंजमेंट है स्पेस में कार्बन के चारों तरफ वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे ही आइसोमर को हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। बट मैंने क्या बोला था, डीप स्टडी में जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, कन्फर्मेशनल और दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल। अगर जो आप यहां पर देखोगे 2 टाइप, तो एक हमारा क्या बेटा जी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है और दूसरा हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है जी। अब यहां तक की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन खोल करके हर्ट वाला इमोजी टाइप कर दीजिएगा। अब आप जिसको भी मानते हो उसको मान लीजिएगा, क्योंकि कि आप लोगों को अगर जो समझ में आया तो ही कीजिएगा जी। अब उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप सभी लोगों के लिए बेटा जी क्या है, बीएसपी फार्मेसी ऐप पर 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस के थ्रू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐसे कि आपको लगेगा आप लाइव में ही बैठे हो और साथ ही साथ आपकी लाइव क्लासेस। देखिए, पूरे एंटायर फार्मा फील्ड में सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के लाइव क्लासेस कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ आप अगर जो मास्टर कोर्स में ज्वाइन करते हो तो एक ऑल इन वन नोटबुक आपके एड्रेस पर डिलीवर की जाएगी, जो भी आप वहां पर एड्रेस फिल करते हो। 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बिना समय को व्यर्थ करते हुए बीएसपी फार्मेसी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जाकर के कोर्स में एनरोल कर लें। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7999589063 इस नंबर पर भी प्यारे बच्चों कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई भी परेशानी होती है कोर्स में ज्वाइन करने से पहले या कोर्स में ज्वाइन करने के बाद में किसी भी प्रकार की, तो टीम मेंबर आपको बेसिकली हर चीज को लेकर के गाइड कर देंगे। तो 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग 2025 के अगर जो स्टूडेंट्स हैं तो भाई ऐप पर जाकर के नया बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। चलेगा जी। अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में, हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, इसको पहले आपको डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, फिर कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा। देखिएगा जरा कि स्टीरियो आइसोमर हैविंग डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम विद इन द मॉलिक्यूल एंड which can be interconverted by simple rotation about sigma bond are called conformational isomerism। क्या बात बोली गई बेटा जी, डेफिनेशन, अरे सर जी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। देखिएगा जी, आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझना है कि हमारा क्या है कि जो हमारा एटम है, जो हमारा कार्बन है, उसके अराउंड हमारे 4 एटम्स लगे होंगे। बस सिंपल सा रोटेशन करके वहां पर हमारा कन्फर्मेशन चेंज हो जाना, वहां पर हमारा क्या जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाना, बस वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि यहां पर हमें कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ रहा है, सिंपल रोटेशन करते के साथ ही हमारी चीजें, वक्त बदल जा रही है, हालात बदल जा रहे हैं, जज्बात बदल जा रहे हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर एटम की आइसोमर फॉर्म मिल जा रही है। दैट वाज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
वहीं पर ही कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है बेटा जी? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे फिर नया जोड़ेंगे, तब हमें आइसोमर फॉर्म मिलेगी। यानी कि क्या, दोज स्टीरियो आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर कोल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। यानी कि यहां पर क्या होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा फिर दोबारा से बनाया जाएगा और तब जाकर के हमारी चीज आएंगी, दैट वाज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा ऑप्टिकल और दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल। इसके ऊपर हमें यूनिट नंबर 1 पूरी पढ़नी है और इसके ऊपर बेटा जी हमें पूरी यूनिट नंबर 2 पढ़नी है। अगर जो मैं आपको एक सरप्राइज की बात बताऊं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर की 3 टॉपिक पढ़ने हैं बस, आइसोमेरिज्म बल्कि 2 ही पढ़ने हैं, आइसोमेरिज्म और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहली और दूसरी यूनिट आइसोमेरिज्म है जिसमें एक में ऑप्टिकल है और दूसरी में ज्योमेट्रिकल है। तीसरी यूनिट में आप आओगे हेट्रोसाइक्लिक, चौथी में हेट्रोसाइक्लिक और 5वें में हमारे क्या है, रिएजेंट दिए हुए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट, विजुडिंग एजेंट वाले। तो बस ये इसमें आपकी पूरी 4th सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर तीनों में ऑर्गेनिक है, चौथे सेमेस्टर की सबसे टिपिकल लगती है बच्चों को। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सबसे इजी आपको यही सब्जेक्ट लगने वाला है, ये प्रॉमिस है पहले लेक्चर में आपको पुनीत भैया का आपसे, ठीक है जी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से प्यारे बच्चों, आज जो हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होगा कहां से होगा बेटा जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी से, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी आखिर क्या होता है। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में, यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में और बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। इन 3 टर्मिनोलॉजीज को हम लोग बेसिकली यहां पर अपना डिस्कस करने वाले हैं। पर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेसिकली हमारी कॉन्सेप्ट आया कहां से, सन 1848 में प्यारे बच्चों, सन 1848 में एक फ्रेंच के केमिस्ट थे लुइस पास्चर सर, हमारे क्या थे बेटा जी, 1848 में फ्रेंच के केमिस्ट थे लुइस पास्चर सर। उन्होंने बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखा। अब वहां पर उन्होंने क्या देखा, वो अपना कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जहां पर उन्होंने क्या देखा कि पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को हमारा रोटेट किया जा रहा है, किसी से राइट साइड में और किसी से लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली हमारे सर ने चेक किया 1848 में। तो देखिएगा कि द ऑप्टिकली एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर सर इन 1848। ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली डिस्कवर किसने करी, एक फ्रेंच के केमिस्ट ने 1848 में, जिनका नाम क्या था बेटा जी, लुइस पास्चर सर था। इन्होंने क्या देखा, ही स्टडी डेट when a concentrated sodium ammonium tartrate solution was allowed to crystallize, 2 type of crystal separate out। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि इन्होंने बेसिकली क्या देखा कि जब हम लोग हमारे सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट को क्रिस्टलाइज करें तो हमें वहां से 2 तरीके के हमारे बेसिकली क्रिस्टल्स की प्राप्ति होती है, 2 तरीके के क्रिस्टल्स वहां से सेपरेट आउट होते हुए दिखाई देते हैं। Each type of crystal when dissolve in water rotate the plane polarized light। अब मेरा मान लीजिए क्रिस्टल ए मिला और क्रिस्टल बी मिला, जब मैं इन दोनों ही क्रिस्टल को अलग अलग वाटर में डिसोल्व करूं तो क्या होगा कि ये दोनों ही क्रिस्टल क्या करेंगे बेटा जी, हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, रोटेट करेंगे, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यही ऑब्जर्वेशन ने बेसिकली किसको जन्म दिया प्यारे बच्चों, हमारे ऑप्टिकली एक्टिविटी को हमारे जन्म दिया। सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बताया गया है कि सन 1848 में फ्रेंच के केमिस्ट थे लुइस पास्चर सर, जिन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया। इन्होंने क्या देखा बेसिकली कि जो हमारा सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है, जब उसके क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो वहां से हमारे 2 प्रकार के क्रिस्टल सेपरेट आउट होते हैं। अब ये दोनों ही प्रकार के क्रिस्टल को जब हम लोग वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं।
है ना। अब एक लेफ्ट साइड में कर रहा था, दूसरा राइट साइड में, वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहीं से ही हमारा कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ ऑप्टिकली एक्टिविटी का, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी का जन्म यहीं से ही हुआ। बात जिस जिस बच्चे को क्लियर हो, फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दो प्यारे बच्चों, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते बेटा जी कि हमारा जो सब्सटेंस बेसिकली रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज लाइट को एक किसी सर्टेन एंगल पर, चाहे 1 डिग्री के एंगल पर भी क्यों ना रोटेट करे, तो ऐसे हमारे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। द सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन अ सर्टेन एंगल, किसी भी सर्टेन एंगल पर किसी सब्सटेंस के पास में इतनी क्षमता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और यही प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वेराइटीज ऑफ विच द ऑर्गेनिक सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिविटी। अब यही पूरी की पूरी एंटायर प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है बेटा जी? ऑप्टिकली एक्टिविटी कहलाती है। अब जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे वो तो ऑप्टिकली एक्टिव, और जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना कर पाए वो हमारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो 3 चीजें पढ़ी, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और तीसरा हमारा क्या बेटा जी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये हमारा क्या बेटा जी? बिल्कुल सिंपल सा हमारा सरल सी डेफिनेशन है ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव और ऑप्टिकल एक्टिविटी का। आगे बात करते हैं हमारे यहां पर, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्लाइड आ जाती है, ये वाली पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सब्सटेंस हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे? जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे बेटा जी? रोटेट कर दे, रोटेट कर दे, राइट। अब यहां पर बात होगी कि हमारा क्या है, या तो रोटेशन लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर बेटा जी क्या है, राइट साइड में रोटेशन हो सकता है, ठीक है। अब जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? लीवो रोटेटरी बोलेंगे। और जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा उसको हम बेटा जी क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम लोग नेगेटिव साइन से भी डिनोट करते हैं और डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव साइन से भी डिनोट करते हैं। लीवो का एल से और डी से भी डिनोट करते हैं। अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं बेटा जी, तो लीवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, और डेक्स्ट्रो मतलब क्या बेटा जी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, ठीक है। अब लीवो और डेक्स्ट्रो में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हमारा कौन सा रोटेशन राइट साइड में होगा और कौन सा लेफ्ट में होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक से याद रखना। कैसे याद रखोगे? एल मतलब लेफ्ट और एल मतलब लीवो। याद हो गया कि झटके में? आ रही है बात समझ बेटा जी? क्या है कि एल मतलब लेफ्ट और एल मतलब लीवो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात। अब बात समझ में आई हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, और आपकी स्लाइड पर बस यही सब कुछ लिखा हुआ है। देखिएगा जरा कि अगर जो कंपाउंड रोटेट करे प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो हमारा कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे लेफ्ट साइड में, तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, जिसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं, जिसको हम लोग नेगेटिव या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही बात हमने आपको बताई। बेटा मेडिसिनल केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, लाइव क्लासेस मैं ही तो पढ़ा रहा हूं। मैम कहाँ पढ़ा रही है? मैं ही तो पढ़ा रहा हूं लाइव क्लास मेडिसिनल केमिस्ट्री की। क्लियर है बेटा जी बात? चलिएगा आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते बेटा जी एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन कौन याद रखेगा भैया? अब एंगल ऑफ रोटेशन आपको बड़े ही सिंपल और सरल भाषा में बताते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को, देखिएगा कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए चलिएगा। हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? पीपीएल के बारे में। प्लेन पोलराइज लाइट आखिर होती क्या है? कि जब हमारी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ना, जब हम उसको क्या है एक हमारा पोलराइजर के थ्रू पास कराते हैं,
तो यहां से हमें क्या है, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है, यही हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है। ओके, पहले हमने ये पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो ये एक ही डायरेक्शन में मूव होने वाली जो हमारी लाइट है, इसको किसी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के द्वारा रोटेट कर दिया जाए, है ना, रोटेट कर दिया जाए एक सर्टेन एंगल पर। अगर जो ये लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ तो लीवो और राइट में हुआ तो डेक्स्ट्रो। यही बात हमने आपको बताई, ठीक है। अब देखिए, पहले मेरी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी, तो इसको ऐसे एज्यूम कीजिएगा कि पहले मेरी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी और अब मेरी लाइट ऐसे ट्रेवल करने लगी। इट मींस जो मेरी लाइट है वो अभी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में कैसे ट्रेवल कर रही थी बेटा जी, इनिशियल फेज में कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रही थी और फिर फाइनल फेज में आते आते उसका ये इस तरीके से ट्रेवल करने लगी। राइट, राइट है बेटा जी बात। अब ये तो थी हमारी मेन वाली, बट जब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ में आई तो इसका रोटेशन हो गया ये। अब जो ये वाला एंगल हमारा रहेगा x डिग्री, कितना भी एंगल हो सकता है हमारा, यही हमारा क्या होगा बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन। यानी कि सिंपल और सरल भाषा में बोला जाए, अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच इज रोटेटेड बाय ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बाय अ सर्टेन एंगल, दैट स्पेसिफिक एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। यानी कि क्या कि हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट किया गया एक सर्टेन एंगल पर किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा। अब वो रोटेशन जितने एंगल का हुआ है वही पर्टिकुलर एंगल हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा हमारा बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। यही आप लोगों का एंगल ऑफ रोटेशन होता है। अब देखिए डेफिनेशन आप लोग पूरी पढ़ लीजिएगा, बट मैं ये डेफिनेशन डायग्राम के लिए भी बनी हुई है, तो मैं यहां पर आप लोगों को डायग्राम बताऊंगा सीधा का सीधा कि डायग्राम में हमारा होता क्या है। देखिएगा बेटा जी, यहां पर अगर जो मैं डायग्राम की बात करता हूं, सबसे पहले हमारी क्या रहेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगी। क्या रहेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि जो हर डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहां पर आप अगर जो देखोगे तो हमारे पास में एक लाइट सोर्स है जो अभी क्या है, हर डायरेक्शन में भागने का प्रयास कर रहा है, हर डायरेक्शन में भागने का प्रयास कर रहा है बेटा जी। दिस सोर्स ऑफ लाइट इज ट्राइंग टू मूव इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन, यस और नो? ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारा क्या है, किसी एक पोलराइजर से हमारा पास आउट होगा, किसी हमारे एक पोलराइजर से पास आउट होगा और फिर ये क्या होगा बेटा जी, हमारा एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है, यानी कि हमें प्लेन पोलराइज लाइट हमें यहां से मिल जाएगी। तो पहले स्टेप में हमारा क्या हुआ, हमने क्या किया, हमारा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको कन्वर्ट किया किसमें बेटा जी, प्लेन पोलराइज लाइट में, पहले स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमारा आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारी ये प्लेन पोलराइज लाइट है इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारी एक ट्यूब के थ्रू पास आउट कराएंगे। ट्यूब है हमारी, जो मैं यहां पर अभी आपके लिए ये मार्क कर रहा हूं ना, ये हमारी क्या बेटा जी, एक ट्यूब है। इस ट्यूब के थ्रू हम अपनी इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे। अब इसके थ्रू पास आउट होगी। अब हमें यानी प्लेन पोलराइज लाइट अभी इस शेप में है और ये धीरे धीरे क्या होगी बेटा जी, रोटेट होना स्टार्ट हो गई है और एट द एंड ऑफ दिस ट्यूब हमें क्या है, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे स्ट्रेट थी वो हमें ऐसे थोड़ा सा तिरछी यानी कि रोटेट हुई मिली। अब आगे हमारा एक और निकोल प्रिज्म यानी कि एक और हमारा पोलराइजर लगा हुआ है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, एनालाइजर बोलते हैं, जो हमारा बेसिकली कितना रोटेशन हुआ है उसको यहां पर हमें बताता है। अब देखिएगा, नॉर्मल मेरी लाइट थी ये, बट ट्यूब के बाहर जब निकली हो गई ऐसे, अब ये मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ एक एंगल पर रोटेट हुई होगी, यही एंगल मेरा क्या आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन है। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया पूरा डायग्राम तो आ गया समझ में, पर ये मेरी प्लेन पोलराइज लाइट इस ट्यूब में घूमी कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, जो कि मन में आना भी चाहिए।
तो अब ये प्लेन पोलराइज लाइट बेटा जी हमारी घूमी इस वजह से, क्योंकि कि जो हमारा यहां पर ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब के हमारे इन वाले सिरों में ये जो है बॉडी पार्ट है ये, इसमें हमारा क्या है बेटा जी, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फिल है। क्या बेटा जी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, जिसको हम सैंपल ट्यूब के नाम से बोल रहे हैं। तो इस वजह से हमारी क्या हो गई, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का काम करते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ बेटा जी, यहां पर स्टार्टिंग में जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी थी, एट द एंड हमें क्या है, इस तरीके से रोटेट हुई मिली। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेक्शन फटाक से विद योर हार्ट वाला इमोजी, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ एक और बात भाई, एक और बात, काफी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें डिजिटल कोर्स से मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है और उसमें भी हमें ऑफर चाहिए। तो बेटा जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑफर नहीं मिल सकता है। आप लोगों को वो 1100 रुपए वाला ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा, वो भी आपका जो नोट्स का चार्ज है, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों को डिजिटल से मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है, आप ऑब्वियसली कन्वर्ट करा सकते हो, इट विल बी डिपेंड ऑन यू। डिजिटल कोर्स आपका 1499 का था, आपने वहां पर भी आपका देखिए कन्वीनियंस चार्ज लगा, हमने सारी चीजें पे करी, वो जो आके आपसे नहीं लिया जाता है। उसके अलावा फिर मास्टर कोर्स में कन्वर्ट करने का भी चार्जेस हमें पे करना पड़ता है, बट आपके एंड से कुछ भी वो नहीं लिया जाता है। जितना आपका प्राइस है उसी में बस नोट्स का प्राइस ऐड हो जाता है 1100 रुपये, बाकी आपसे एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये बात आप लोगों को अगर जो कन्वर्जन कराना है तो आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेगा, यहाँ पर ये हमारा कोई एक सिंपल सा मैंने डायग्राम आपके लिए लिया हुआ है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। चलेगा, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि हमारा क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ द पोलियोमेट्री एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, दिस एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर लाइक। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि हम लोग बात करें कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का नेचर कैसा है, बात की जाए जो हम लोग सोलवेंट अपना यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैसी है, पोलियोमेट्री जो हमारी ट्यूब है वहां पर हमारा जो सैंपल कंटेन हो रहा है पोलियोमेट्रिक ट्यूब की लेंथ कितनी बड़ी है, या फिर बात की जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन लिया जा रहा है सैंपल सॉल्यूशन उसका टेम्परेचर कैसा है। ये सब अलग अलग फैक्टर्स है जो बेसिकली क्या बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन को हमारा बेसिकली क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा एंगल ऑफ रोटेशन है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बात करेंगे हमारे किसके बारे में, कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। अब कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज द कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बड़ा ही अच्छी और इंपॉर्टेंट टर्म है कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहां पर मैं आपको एक टेबल और एक हमारा सिंपल सा डायग्राम बना करके दिखाऊंगा। डायग्राम मतलब कि एक चेन बना करके दिखाऊंगा। जिस बच्चे को वो चेन समझ में आ गई मतलब ये उसको समझ में आ गया, जिसको भी चेन समझ में आ गई है ना, जिस किसी भी स्टूडेंट को चेन के बारे में समझ में आ गया मतलब उसको टॉपिक समझ में आ गया। देखिएगा सबसे पहली ही लाइन रीड कीजिएगा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कैरिल यानी कि डायसिमेट्रिक इन नेचर। क्या बात बोली गई भाई, बड़ी तगड़ी इंग्लिश बोल दी गई कि बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया जाता है बेटा जी, क्या ऑब्जर्व किया जाता है, बेसिकली हमारा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो क्या होता है बेटा जी, हमारा डायसिमेट्रिक होता है। डायसिमेट्रिक बोले तो उसकी सिमेट्री नहीं बनती, सिमेट्री बोले तो हम उसे बराबर दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा कब हो सकता है, जब वो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, क्योंकि वो कंपाउंड कैसा होगा, कैरिल होगा। कैसा होगा बेटा जी, कैरिल होगा। अब कैरिल कंपाउंड क्या होते हैं, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा जी, कार्बन के बारे में।
कैरिल कार्बन वो कार्बन होते हैं जहां पर कार्बन के साथ में हर एक कंपाउंड अलग अलग जुड़ा हुआ हो। अलग अलग मतलब क्या, कोई भी सेम ना हो, मतलब कि एक जैसा ना हो। यानी कि क्या, जैसे मेरा कार्बन है तो इसके साथ में इधर Cl जुड़ा है, इधर Br जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन है। चारों की चारों वैलेंसीज पर अलग अलग कंपाउंड है। अब आप इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, कैसे भी तोड़ो, ये सेम नहीं मिलेगा किधर से भी, है ना, किधर से भी ये सेम नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिल कार्बन बोलते हैं। क्या इसकी सिमेट्री बन सकती है? सिमेट्री मतलब बेटा जी एक जैसा, सिमेट्री मतलब एक जैसा। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा जी? हमारी सिमेट्री और डाइसिमेट्री के बारे में। ये क्या होता है? जैसे मैं यहां पर आप लोगों के सामने दो नोट्स ले रहा हूं, एक ये और एक ये। क्या ये दोनों सेम आपको दिखाई दे रहे हैं? यस और नो? दोनों सेम है ना? ऐसे फोर्थ के भी हैं, अभी मेरे पास में यहाँ पर सेकंड के रखे हुए थे, इस वजह से मैं सेकंड के बता रहा हूँ। सेम है दोनों, ठीक है। ये क्या हो गए, एक दूसरे के सिमेट्री हो गए, ये एक दूसरे क्या हो गए, सिमेट्री हो गए। मान लीजिए, ये समझिएगा कि ऐसे है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे समझिए कि एक दूसरे में जॉइंट है, ऐसे ऐसे जॉइंट है। अब जब मैं इसको बीच में से तोड़ूंगा, मुझे दोनों सेम चीजें मिलेंगी, तो ये हमारी क्या होती है, सिमेट्री होती है। यानी कि किसी को कहीं से भी तोड़ दें तो हमें एक समान चीजें मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, क्या, हमारा कार्बन है, के साथ में हमारा क्या है, इधर Cl जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन और इधर Cl, ठीक है। अब मैं इसे कार्बन को अगर जो बीच में से काटने लगूं, यहां से ऐसे, तो इस कार्बन के इस वाले हिस्से में भी सेम चीज मिली मुझे और इधर भी, यानी कि दोनों तरफ सेम चीज मिली, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग बेस्ट तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर बनाऊं O, शीशे की दूसरी साइड में अगर जो मैं देखूं तो मुझे O ही दिखाई देगा। भाई आप अपने कॉपी पर O बनाइए और शीशे में देखिए तो आपको शीशे में भी O ही दिखाई देगा, उल्टा तो नहीं दिखाई देगा। इस तरीके की जब हमारी इमेजेस बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, ठीक है। चलिएगा, आ जाइएगा। अब यहां पर हमारी बात भी होगी। अब दो तरीके की मिरर इमेज हमारी बनती है, एक बनती है नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, और एक होती है बेटा जी हमारी सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, ठीक है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेंगे वो क्या बनाएंगे बेटा जी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेंगे वो हमारी क्या बनाएंगे, सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा जी, हमारे कैरिल कार्बन वाले होते हैं, और ये क्या होते हैं, ए कैरिल कार्बन वाले, ठीक है। कैरिल कार्बन यानी कि यहां पर क्या रहेगा बेटा जी, हमारी डाइसिमेट्री रहेगी, और ये हमारे क्या शो करते हैं, सिमेट्री शो करते हैं। बस यही हमारा क्या बेटा जी, कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि क्या, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो कैरिल कार्बन कैरी करते हैं और वो डाइसिमेट्रिक होते हैं। सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, ए कैरिल कार्बन कैरी करते हैं और वो सिमेट्री भी शो करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कैरिल डाइसिमेट्रिक इन नेचर। जो भी हमारे क्या बेटा जो मॉलिक्यूल रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे वो क्या रहेंगे, कैरिल इन नेचर रहेंगे, डाइसिमेट्रिक इन नेचर रहेंगे। अगर जो हम लोग बात करें कैरिल और डाइसिमेट्रिक ओनली इफ दी नॉन सुपर इम्पोसिबल और मिरर इमेज, कि हमारा क्या है, कैरिल या डाइसिमेट्रिक होगा तो क्या होगा बेटा जी, हमारी नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज रहेगी। और जो प्रॉपर्टी हमारी नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज शो करती है वही हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी कैरिलिटी होती है। और जो मॉलिक्यूल ऐसे शो करते हैं वही क्या होता है, हमारे कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है।
ठीक है जी। वहीं पर ही कोई ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज शो कर रही है वो हमारे क्या रहेंगे, ए कैरिल रहेंगे और सिमेट्रिक रहेंगे। क्या रहेंगे, ए कैरिल रहेंगे और सिमेट्रिक रहेंगे। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल हमारा ओ और ए का लिया गया है, ए कैरिल रहता है और अल्फाबेट पी हमारा कैरिल नेचर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ओ का एग्जाम्पल लिया, मैंने ए का एग्जाम्पल लिया, एच का एग्जाम्पल लिया, आई का एग्जाम्पल लिया, टी का एग्जाम्पल लिया, ये सब के सब क्या है बेटा जी, आप इसको अपनी कॉपी पर लिखिएगा और क्या है इसको मिरर में देखेगा तो ओ ऐसा ही दिखाई देगा, ए ऐसा ही दिखाई देगा, एच ऐसा ही दिखाई देगा, आई ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा और टी ऐसा का ऐसे दिखाई देगा। इस तरह यानी कि मिरर के इधर भी और दूसरी तरफ मिरर में भी अगर जो डिट्टो सेम टू सेम चीजें दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड हमारी सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। वहीं पर ही मैं एग्जांपल लूं पी का, मैं एग्जांपल लूं बी का, मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर सी का, मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर जेड का, तो ये सभी के सभी मुझे क्या दिखाई देंगे बेटा जी, मिरर में उल्टे दिखाई देंगे। जैसे कि मेरा पी ऐसे दिखाई देगा, बी इस तरीके से दिखाई देगा, सी मेरा इस तरीके से दिखाई देगा, जेड मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हमारी क्या बेटा जी, हमारी नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। और आप लोगों को मिरर में पता ही है चीजें उल्टी दिखाई देती है, बट कुछ चीजें ऐसी रहती है जो जैसी है वैसी दिखाई देती है। यही टर्म्स हम लोगों के यहाँ पर हम लोगों को जस्ट बताई गई है बेटा जी। और ये हमारा क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, क्योंकि ये कैरिल कार्बन है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इस कार्बन की हर एक वैलेंसी पर डिफरेंट एटम अटैच है। कैरिल कार्बन है, इस वजह से डाइसिमेट्रिक शो कर रहा है। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बन रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बेटा जी, चलिए क्लियर है बात, ओके आ जाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कैरिल और एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में, कैरिल एंड एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में। कैरिल और एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में बात की जाए तो वही कॉन्सेप्ट जो जस्ट मैंने अभी पीछे बताया वो यहाँ पर है कि द कॉन्सेप्ट अराइज फ्रॉम द टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन एटम इन वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि हमारा जो वॉन हॉफ सर थे उन्होंने 1873 में बेसिकली एग्जाम करा कि जो हमारे सैचुरेटेड कार्बन रहते हैं उनके पास में 4 बॉन्ड हमारे डायरेक्ट रहते हैं और जो चारों के चारों कॉर्नर रहते हैं वो कैसे होते हैं बेटे, हमारे टेट्राहेड्रल रहते हैं। जो कि हम लोगों ने क्या टेट्राहेड्रल कैसे, कार्बन हाइड्रोजन Cl है ना, जो इस तरीके से हमारी प्रोजेक्शंस बनती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सेकंड सेमेस्टर हमारा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने बेसिकली चीजें देखी थी। ठीक है जी। दी ऑल दी 4 एटम अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट एंड इट इज द प्रोड्यूस्ड डाइसिमेट्री। कि जो चारों के चारों एटम रहेंगे जो कार्बन के साथ में अटैच होंगे वो डिफरेंट रहेंगे, इसी वजह से क्या होंगे, वो डाइसिमेट्री शो करते हैं, यानी कि सिमेट्री नहीं बनाते, डाइसिमेट्री शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा CABPQ, यानी कि ABPQ चारों के चारों अलग अलग हैं, चारों के चारों अलग अलग कंपाउंड हमारे क्या है, बेसिकली हमारा अटैच्ड है कार्बन एटम से। तो यही टर्म्स यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को बता करके शो की गई है, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं करने का। ठीक है, एग्जाम्पल वही सेम हम लोग ले सकते हैं जो भी हम लोगों ने पीछे आप लोगों को बताया था। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। यहां तक की कहानी जिस जिस बच्चे को क्लियर हो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज देगा। और एक और बात देखो, एक और बात प्यारे बच्चों, ये इस लिस्ट में नाम आना चाहिए तुम लोगों का। बहुत मटर गश्ती होगी बाबू, इस लिस्ट में नाम चाहिए अब तुम लोगों का। और इस लिस्ट में नाम ऐसे ही नहीं आता है, जो बच्चा संघर्ष करता है उसका आता है। जो संघर्ष करते हैं उन्हीं का नाम आता है बाबू, यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐसे वैसे नहीं किसी का भी नाम इधर आ जाता है। अब बात आते हैं बेटा जी जिसके हम लोग सिमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी कि अगर जब उसको तोड़े मड़ोड़े कुछ भी करे वो दो बराबर भाग में टूट जाए, दैट वाज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सिमेट्रिक होते नहीं, यानी कि वो डाइसिमेट्रिक होते हैं जो सिमेट्री ना शो करे। बट सिमेट्री हमारी 3 तरीके की होती है, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 तरीके की हमारी सिमेट्री होती है, प्लेन, सेंटर और एक्सिस। कितने तरीके के होते हैं बेटा जी? 3, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। विद प्रैक्टिकल बताएंगे चीजें आप लोगों को, ऐसे नहीं कुछ भी कि आप लोगों को बता देंगे।
जैसे यहाँ पर मैं अभी आपके सामने एक कॉपी का अपना पेपर ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मिडिल पेज निकाल लेते हैं हम अपनी कॉपी में से, चलिएगा। अब देखिएगा बेटा जी, ये मेरे समझिएगा कि मेरा एक कंपाउंड है। अब ये बहुत कंफ्यूजन वाला सिस्टम रहता है, पर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा। ये मेरा कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सेम है, एक ही दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूं, इसको दो बराबर भाग में फाड़ दूं। मैं इसको क्या करूं, दो बराबर भाग में तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता हूं। मैं एक प्लेन पे से मैंने क्या किया, एक प्लेन ड्रॉ किया इसके बीच में, और मैंने क्या किया, वहां से इसको दो बराबर भाग में बांट दिया। दिख रहा है, दो बराबर भाग बट गए, दोनों बराबर भाग। ये क्या हुआ कि मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया ऐसे, दो बराबर भाग में बट गए। चलो अब मैं क्या करता हूं बेटा जी कि मैं ऐसे तो इसको दो बराबर भाग, क्या मैं इसको ऐसे भी दो बराबर भाग में बांट सकता हूं? जी हाँ, जिसकी सिमेट्री बनती है वो कितनी भी बना सकता है। ये लो, अब ये एक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो बराबर भाग में दोबारा से बांट रहा हूं। क्या है, दोबारा से दो बराबर भाग में बट गया बेटा जी, यस और नो, बट गया। यही हमारा क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि हम हमारा कोई भी कंपाउंड है उसमें या तो चाहे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कोई हमारा एक प्लेन ड्रॉ करे, उसको बीच में से काटे, एंड हमें क्या है, दो बराबर भाग वाली चीजें हमें मिल जाए, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो? पटाख से बोल दो, आज तुम लोगों को बड़ी ही सरल भाषा में समझाऊंगा इस पूरा कॉन्सेप्ट। तुम भी बोलोगे कि भैया ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया कि क्या होता है बेटा जी? यानी कि हम लोग किसी भी प्लेन से, आप लोग डायग्रामेटिकली भी समझेंगे, तो हम लोग क्या करें कि हमारा किसी भी एक प्लेन, जैसे यहाँ पर देखिएगा इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, इस वाली लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब मेरा देखिए ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों सेम दिख रहे हैं ना। जरूरी नहीं है कि मुझे अब इसको ऐसे भी काटना पड़ेगा, नहीं, मैंने इसको ऐसे भाग में बांट दिया, ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गए। ओ एच ये रहा, ओ एच, एच ये रहा एच, सी डब्ल्यू एच ये रहा सी डब्ल्यू एच, मीसोटार्ट्रिक एसिड इसका नाम है। यही हमारा क्या है बेटा जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कुछ मैंने औजार से बनाए हुए। चलिए अब एक और हथियार हमारे पास में आ रहा है। देखिए थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ बनाए हुए हैं, कोई भी मजाक नहीं लेगा, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या है आपके लिए एक जुगाड़ बनाया है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझते हैं। मैं क्या करूं कि सेंटर ऑफ द मास, अब देखिए इसका सेंटर ये है, अब मैं सेंटर पर रख करके आपको ये पूछूं कि इधर और इधर दोनों चीजें सेम है, थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, दिखाई दे रहा हो, दोनों तरफ सेम चीज हमें दिखाई दे रही है। यानी कि मैं सेंटर पे से अपने जो कंपाउंड है उसको तोड़ूं। यहां पर तो हमने एक प्लेन ड्रॉ किया था, काटा था, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सेंटर ऑफ द मास से मैं इसको तोड़ूं, और यहां पर सेंटर ऑफ द मास से मैं देखूं कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मुझे सेम चीज दिख रही है। यही मेरा क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ये क्या होता है बेटा जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिएगा जरा, मैंने क्या किया, बिल्कुल सेंटर ऑफ द मास से इस चीज को तोड़ा, यही मेरा क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बात? सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है जी? अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझते हैं। ये है हमारा कोई एक कंपाउंड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखिएगा, ये मेरा एक कंपाउंड है, ठीक है बच्चे, ये। अब मैं क्या करूं, इसको एक फिक्स एक्सिस पर रोटेट करूं। क्या अभी भी ये सेम है? बिल्कुल। रोटेट किया, क्या अभी भी ये सेम है? बिल्कुल। क्या अभी भी ये सेम है? क्या अभी भी ये सेम है? हर एक डायरेक्शन में बिल्कुल सेम चीजें हैं, हर एक डायरेक्शन में बिल्कुल सेम चीजें हमें देखने को है ना। अब जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो बिल्कुल सेम चीजें रहेंगी, ऐसे तो आपको थोड़ा सा अलग अलग भी दिख रहा होगा, बट जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम मैनर पे चीज हमें रोटेट होती दिखाई देंगी। यही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हम लोग चीज को रोटेट कर रहे हैं पर हमारी चीज चेंज नहीं हो रही है। जैसे हमने, भाई ये क्या है कि मैंने क्या हुआ, मैंने घुमाया, जैसे पंखा है, पंखे को मैंने घुमाया, वैसे का वैसे ही है ना। अब घुमाने के बाद में पंखड़ी थोड़े ना ऐसी हो जाएगी, फिर घुमाया ऐसी हो जाएगी, फिर घुमाया ऐसी हो जाएगी, फिर घुमाया ऐसी हो जाएगी, जैसी है वैसी रहेगी ना।
तो हम लोग किसी भी एक्सिस पर उसको रोटेट कर रहे हैं, बट द थिंग वाज इट इन ऑल द एंगल्स विल बी सेम, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना। यही हमारी क्या कहलाती है बेटा जी, हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जहां पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जहां पर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों सिमेट्री के बारे में बात करी थी। अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो टाइप होते हैं, तीन टाइप होता है हमारा, इनेंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म और हमारा क्या बेटा जी, मीसो कंपाउंड। इन तीनों को वन बाय वन करके आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और तीनों को ही आज ही शुरू करके खत्म कर देंगे, ठीक है जी। चलेगा, तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते अपना आज का लेक्चर। तो देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है, ये सभी को पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे ऐसे आइसोमर जिनका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, बट उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, है ना। हमारा क्या बेटा जी कि बेसिकली क्या है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो हमारे क्या है एक दूसरे के जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हो, पर लेकिन उनका जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, उसके रेस्पेक्ट में बिहेवियर अलग अलग हो, कि एक तो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है। तो ऐसे ही आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना। बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, और इसी फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इनेंशियोमेरिज्म, एक होता है डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक होता है मीसो कंपाउंड, ठीक है जी। अब हम इन तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, चलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे इनेंशियोमेरिज्म के बारे में, जिसको हम लोग इनेंशियोमर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो देखिएगा कि हमारा क्या है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमारे पास, जिसके पास में क्या हो, एक कैरिल कार्बन हो और एक ही स्टीरोजेनिक सेंटर हो, यानी कि हमारे ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा जी जिनके पास में क्या हो, एक ही कैरिल कार्बन हो और एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, वही हमारे क्या होता है बेटा जी, इनेंशियोमर होते हैं। यानी कि जिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पास में एक कार्बन और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, वो क्या होगा बेटा जी, इनेंशियोमर होगा। ये बात जिस बच्चों को समझ में आई हो, फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज देगा। उसके अलावा यहां पर बात की जाए तो जो हमारा इनेंशियोमेरिज्म है या फिर इनेंशियोमर्स है हमारा बेटा, बेसिकली इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, 1848 में फ्रेंच के केमिस्ट थे लुइस पास्चर सर, जिन्होंने बेसिकली इनेंशियोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अब मैं जब आपको इनेंशियोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि भैया ये चीजें तो हमें कुछ कुछ पहले से भी पता है। गुड इवनिंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ठीक है जी। तो अब यहां पर अगर जो देखा जाए तो इट इज डिफाइंड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर नॉन सुपर मिरर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड which rotate the plane polarized light equally but in the opposite direction। क्या बात बोली गई बेटा जी, जो हमारे कौन थे बेटा जी, लुइस पास्चर सर थे, उन्होंने क्या किया 1848 में बेसिकली इनेंशियोमेरिज्म वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया, जो कि क्या थे, एक फ्रेंच के केमिस्ट थे। अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि हमारे ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो बेसिकली क्या कर रहे हो बेटा जी, जिनकी कैसी हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनती हो, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करें लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ, बट इक्वली, बट क्या बेटा जी, इक्वली। मतलब कि अगर जो मान लीजिए हमारा एक इनेंशियोमर ऐसा है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, वो भी कितना, 80 डिग्री पर, और एक इनेंशियोमर हमारे पास में ऐसा है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है राइट साइड में, और वो भी 80 डिग्री पर। यानी कि रोटेशन दोनों तरफ हो सकता है बट इक्वली होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, दोनों साइड रोटेशन क्या है, इक्वल ही होगा। तो वही चीज यहां पर बोली गई है, प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट इक्वली इन द अपोजिट डायरेक्शन।
रोटेशन तो होगा, इक्वली होगा, बट लेकिन अपोजिट डायरेक्शनों में होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा बेटा जी ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन, इट एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर। जो हमारा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखिएगा। मीथेन लिया है, मीथेन यानी कि एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ब्रोमो है, क्लोरो है और फ्लोरो है। एक हमारा क्या है बेटा जी, कैरिल कार्बन है, यानी कि एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यानी कि क्या हो गया, एनेंशियोमर हो गया। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कैसा है, क्योंकि बेटा जी क्या क्या है बेटा जी, हमारा इसकी कोई भी नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं बन रही है, यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएगा, यानी कि क्या रहेगा, ये ऑप्टिकली क्या है हमारा, क्या बेटा जी यहां पर क्या रहेगा, कैरिल कार्बन रहेगा। कैरिल कार्बन यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि क्या बेटा जी हमारा बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, यानी कि हमारा क्या होगा बेटा जी, ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और कैसा ऑप्टिकल आइसोमर होगा, एनेंशियोमर होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में एक कैरिल कार्बन है और एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो इन चीजों को जोड़ना सीख गया, मतलब वो आइसोमेरिज्म समझ गया, वो भी स्टीरियो वाला। और नहीं सीखा तो बेटा जी गड़बड़ गड़बड़ घोटाला लगता रहेगा। ठीक है जी। यहां पर बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, स्टीरियो आइसोमर होते हैं, जो कि 1 और 2 विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो क्या बनाएंगे बेटा जी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएंगे एक दूसरे की। तो यहीं पर यही चीज आप लोगों को बताई गई है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट से भेज दो, और हर एक बच्चा भेजा करो भाई। देखो देखिए मेरे गले से बेसिकली बोला नहीं जा रहा, अगर जो मेरी आवाज थोड़ी सी फटासुर आ रही है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात मत समझना, स्ट्रेप्सिल्स खा करके अभी क्लास लेनी पड़ रही है, समझ रहे हो। फीवर 102 हुआ है, फटे सुर जैसी अगर जो आवाज आ रही हो तो उसमें गलती नहीं है, वो बेसिकली गला बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है। चलेगा जी आगे बात करते हैं। Both of these isomer are optically active and rotate the plane polarized light. One rotate the in the opposite direction but are the same existence. अब ये राम कथा पूरी की पूरी आप लोगों को पता है कैसे बेटा जी, कि बेसिकली अगर जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, यानी कि वो पॉजिटिव साइन से उसको हम डिनोट करेंगे, यानी कि वो क्या होगा बेटा जी, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा वो बेटा जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन से हम उसको डिनोट करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है जी। यही चीजें यहां पर आप लोगों को बताई गई है, जो की बात हम लोगों को पहले से पता है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि काफी सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं जो आप बोलोगे कि भैया ये तो हमें पहले से आपने बताया हुआ है। लीवो डेक्स्ट्रो वाला पूरा फॉर्मेट मैंने पहले से आप लोगों को बताया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमेरिज्म के बारे में, या फिर एनेंशियोमर्स जो हमारे होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बेटा जी, यानी कि भौतिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करें, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। कैसे कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो भी सिमिलर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर रहेगा, पार्टीशन कोफिशिएंट हमारा सिमिलर रहेगा, है ना। बेसिकली क्या है, हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेगी, बस जस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए जो बिहेवियर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो दूसरा राइट साइड में, बस इतना फर्क होगा, अदरवाइज हमारी और सारी चीजें सेम रहेगी। तो देखिएगा कि एनेंशियोमर हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, कि जो हमारे एनेंशियोमर रहते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो सिमिलर रहती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर रहेगा, है ना। क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने क्या देखा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर दैट टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच हैव द सेम फिजिकल एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द रोटेशन टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए डिफरेंट बिहेवियर रहेगा, है ना। दे आर डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में बेसिकली हमारा क्या चीजें अलग अलग रहेंगी, बट जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे डाइपोल मूवमेंट हो, ये सब का सब हमारा कैसा रहेगा बेटा जी, सिमिलर रहेगा। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या रहेगी, जो एनेंशियोमर रहते हैं उनकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, बस रेट ऑफ द रिएक्शन अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिएगा एनेंशियोमर हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज
बट दे डिफर इन द रेट ऑफ द रिएक्शन इन विच दे रिएक्ट विद अदर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। हमारे कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन रहेगा बस वो डिफरेंट रहेगा, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा लीवो डेक्स्ट्रो दोनों वालों की क्या रहेगी बेटा जी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हमारे आते हैं बेटा जी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी क्या जाती है बेटा जी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आप लोगों ने कभी सुना है बेटा जी ग्लूकोन डी, जिस जिस बच्चे ने सुना हो यस बोलेगा चैट सेशन में। ग्लूकोन डी का नाम सुना है, सभी ने सुना होगा। अब वो जो डी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को। कि यानी कि जो हमारा यहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब ग्लूकोज एस का तो एल का तो नाम नहीं सुना होगा आपने कभी, कि ग्लूकोन डी का तो सुना है, ग्लूकोन एल का नाम सुना है क्या? क्यों नहीं सुना है एल का नाम? इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि जो ग्लूकोन डी यानी कि जो ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के इजीली मेटाबोलाइट हो जाते हैं। वहीं पर ही जो लीवो रोटेटरी ग्लूकोज होते हैं बेटा जी वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि हम लोगों को चीजों को अब कैप्चर करना सीखना पड़ेगा कि ग्लूकोन डी ही क्यों होता है, एल क्यों नहीं होता। तो वो जो डी है बेटा जी वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला डी है। अब याद रहेगा ना कि ग्लूकोन डी ही क्यों होता है, एल क्यों नहीं होता है। और वो डी ही क्यों लिखा है, बिकॉज वो डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। नई बात पता लगी तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेजेगा चैट सेशन में। अगर जो एक नई बात आज पता लगी हो प्यारे बच्चों तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेजेगा चैट सेशन में। बेटा समझ में आई बात कि डी एल ये सब चीजें कहां पर हमारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट रहती है सब चीजें, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बट भाई ये तो केमिस्ट्री तो काम तो आनी मेडिसिन के अंदर ही है ना। समझ में आई या नहीं आई बात? चलेगा। तो यही बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। देखिएगा बेटा जी, डी हमारा डी पॉजिटिव ग्लूकोज गेट इजीली मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी एंड टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। हमारा क्या होता है बेटा जी कि हमारा जो डी यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज होता है वो इजीली बॉडी के अंदर जाकर के मेटाबोलाइट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 और H2O। वहीं पर जो लीवोरोटेटरी ग्लूकोज रहता है वो बॉडी के अंदर जाकर के मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता उसका। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि हमारी बॉडी के अंदर हम लोग कौन सा ग्लूकोज भेजते हैं, ग्लूकोन डी यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला। ओके चलेगा। ऐसे अब ये ग्लूकोज के लिए नहीं, बहुत सारे ड्रग्स के लिए हमारा ऐसा एग्जांपल है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे सेकंड एग्जांपल हमारा क्यूनिनिन, नेगेटिव साइन यानी कि लीवोरोटेटरी क्यूनिनिन जो है वो मलेरिया को ट्रीट करती है। भाई जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्यूनिनिन रहेगा वो मलेरिया को ट्रीट नहीं कर पाता। यानी कि लीवोरोटेटरी मलेरिया के जो फीवर होता है उसके ऊपर हमारा क्या क्यूनिनिन देता है, कैसा, लीवोरोटेटरी वाला, बिकॉज वो ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी के कंपैरिजन में। ऐसे हमारे कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो बेटा बेसिकली क्या करते हैं, फर्मेंट द डेक्स्ट्रोफॉर्म ऑफ अ कंपाउंड विदाउट अफेक्टिंग द लीवोफॉर्म। इस वाले पॉइंट को बेटा जी याद रखिएगा। जब हम लोग लीवो डेक्स्ट्रो को अलग करना सीखेंगे ना कि लीवोफॉर्म को अलग करना है, डेक्स्ट्रोफॉर्म को अलग करना है, वहां पर दूसरा तीसरा मेथड माइक्रोबियल यही वाला आएगा कि हमारे कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो जैसे मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए इस बोतल के अंदर अभी क्या किया, लीवो डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्म फिल कर दी और इसके अंदर मैंने कुछ ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया डाल दिए। तो जो मेरे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया रहेंगे वो जो इसके अंदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी चीजें रहेंगी उसको तो खा जाएंगे, उसको तो खत्म कर देंगे और लीवो वालों को टच भी नहीं करेंगे, लीवो रोटेटरी वालों को टच भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा मेथड यूज होता है कि जब मुझे डेक्स्ट्रो और लीवो अलग अलग करनी होती है, तो जैसे मान लीजिए मुझे लीवो फॉर्म चाहिए तो मैंने क्या किया, मेरा अभी इसके अंदर लीवो डेक्स्ट्रो दोनों फिल है तो मैंने बैक्टीरियाज डाले इसके अंदर, बैक्टीरिया डेक्स्ट्रो को पूरा को खा जाएंगे, जो बचेगा वो लीवो बचेगा, तो मुझे ऐसे लीवो फॉर्म मिल गई। बस इस वाले हमारे मेथड का अलग अलग करने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बेसिकली हमें एक फॉर्म को हमें क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, उसका बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि डेक्स्ट्रो वालों को तो बैक्टीरिया खा जाएंगे, अब बैक्टीरिया से थोड़े ना वापस दे वापस दे वापस दे, ऐसे थोड़े ना कहेंगे भाई। समझ में आ रही बात? अब जैसे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, थायमोक्सिन इज द एक्टिव हार्मोन सीक्रेटेड बाय
थायराइड ग्लैंड एंड हाईली एक्टिव देन द डेक्स्ट्रो आइसोमर। हमारे जो लीवोथायोक्सिन हमारे होते हैं बेटा जी, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से हमारे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बेसिकली ज्यादा हाईली एक्टिव रहता है किससे बेटा जी, डेक्स्ट्रो हार्मोन से। लीवो वाले ज्यादा हमारे एक्टिव होते हैं। तो बात समझ में आई कि लीवो डेक्स्ट्रो हमारी बॉडी के अंदर कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर जो समझ में आई है बेटा जी तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज देंगे बेटा जी। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। अब देखिए शब्द से ही पता लग रहा है डाइस्टीरियो, यानी कि हमारा क्या रहेगा बेटा जी, यहां पर हमारे दो स्टीरियोजेनिक सेंटर रहेंगे, दो ही कैरिल कार्बन रहेंगे, है ना, क्योंकि डाई मतलब दो और स्टीरियो मतलब क्या है बेटा जी, हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड हैविंग टू डिफरेंट कैरिल कार्बन एटम। It means a compound which contain two or more chiral atom exists in more than two stereoisomeric forms। हमारे कि दो से ज्यादा स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म रहेगी हमारी, और दो या दो से ज्यादा ही हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, कैरिल कार्बन बेसिकली हमारे प्रेजेंट रहेंगे। तो हमारे जो डाइस्टीरियोआइसोमर रहते हैं वो ऐसे हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं जिनके पास में दो या दो से ज्यादा कैरिल कार्बन सेंटर प्रेजेंट हो और जिनकी दो से ज्यादा स्टीरियोजेनिक फॉर्म्स हमारी या फिर स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म हमारी बन रही हो। जैसे कि एग्जांपल वहां पर हमारा क्या था बेटा जी, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। यहां पर हमारा डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म में एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, 2,3 डाई क्लोरोपेंटेन, है ना। इट हैज टू कैरिल कार्बन एटम। हमारे बेसिकली क्या है बेटा जी, हमारा 2,3 डाई क्लोरो, 2 पोजीशन पर सीएल ग्रुप है, 3 पोजीशन पर सीएल ग्रुप है, तो 2,3 डाइक्लोरो हो गया। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, एक सेकेंड, इसको बेटा जी ब्यूटेन कीजिएगा, ब्यूटेन कीजिएगा बेटा जी, इसको पेंटेन की जगह ब्यूटेन कीजिएगा, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन हमारा यहां पर आएगा, ठीक है। इसको ब्यूटेन नोट्स में भी अगर जो पेंटेन होगा तो ब्यूटेन कर लीजिएगा इसको। अब देखिए दो कैरिल कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, दो कैरिल कार्बन प्रेजेंट है, दो ही कैरिल एटम हमारे बेसिकली यहां पर प्रेजेंट है। चलिएगा जी आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, अब यहां पर हमारा दो पोजीशंस का आपस में क्या होगा बेटा जी, हमारा कोलिरेशन होगा। दो पोजीशंस आपस में आकर के हमारी जुड़ेंगी कैसे, आउट ऑफ दीज 4 पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स 1 and 2 and 3 and 4 आर फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ इनेंशियोमर एंड आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर जो मैं बात करता हूं बेटा जी मेरी पहली और दूसरी पोजीशन के बारे में, और मैं बात करता हूं बेटा जी हमारी क्या तीसरी और चौथी वाली के बारे में, तो ये एक दूसरे के क्या बना रही है बेटा जी, हमारी नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बना रही है। वहीं पर ही अगर जो मैं कंपैरिजन करूं मेरी पहली और तीसरी वाली का, और मैं कंपैरिजन करता हूं बेटा जी क्या हमारी दूसरी और चौथे वाली का, जो हमारी फॉर्मेट बन रहा है कि अगर जो हम लोग स्टीरियो आइसोमर देखें 1 and 3 एज वेल एज 2 and 4, 1 and 3 और 2 और 4, तो हमारा नॉन सुपर इम्पोसिबल एंड ऑल्सो दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कि हमारे यहां से क्या बनेगी बेटा जी, नॉन सुपर इम्पोसिबल तो है ही कि भाई ये चीज तो हो ही नहीं सकती है, साथ ही साथ यहां पर कोई मिरर इमेज भी नहीं बनेगी। आप इसको बनाइएगा, देखिएगा जरा कि इसका हमारा क्या है, CH3 Cl इधर है, एक Cl इधर है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है। मैं मिरर इमेज बना रहा हूं इसका तीसरे वाली के साथ में, इस वाली के साथ में CH3, हाइड्रोजन इधर है Cl, Cl और CH3। अब आप अगर जो देखोगे तो ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोसिबल तो है ही कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, यहाँ पर कोई मिरर इमेज भी हमें नहीं मिलेगी। दे डू नॉट हैव एनी मिरर इमेज रिलेशनशिप, इन दोनों का कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होगा। इट मीन्स अगर जो हम लोगों को कैरिलिटी चेक करनी है तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि फर्स्ट को सेकंड के साथ में और थर्ड को फोर्थ के साथ में ही कर सकते हैं। अगर जो मैं फर्स्ट और थर्ड को और फोर्थ और सेकंड को लूंगा तो मेरा यहां पर नॉन सुपर इम्पोसिबल तो होगा चीजें, बट कोई मिरर इमेज यहां पर मुझे शो नहीं होगी, कोई मिरर इमेज का रिलेशनशिप यहां पर मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं देगा प्यारे बच्चों। क्लियर है जी बात। चलिएगा आगे बात करते हैं
तो ऐसे ही हमारे स्टीरियो आइसोमर डेट आर नॉट इनेंशियोमर आर कोल्ड डाई स्टीरियो आइसोमर। जो हमारी ये पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी जो हमारी इमेज बन रही थी, जो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर, ऐसे पेयर जो स्टीरियो आइसोमर ना हो, एक दूसरे के एनेंशियोमर ना हो, ऐसे ही पेयर को हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। सो डाई स्टीरियो आइसोमर आर डिफाइंड एज द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर which do not have any mirror image relationship even though they are chiral center। another example जैसे डाई स्टीरियो आइसोमर 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन हमारा बेसिकली क्या होता है बेटा जी, डाई स्टीरियो आइसोमर हमारे क्या होते हैं, वो हमारे आइसोमर होते हैं जो बेसिकली क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज रिलेशनशिप ना रखते हो। यानी कि हमारा पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा जो था वो एक दूसरे के क्या बेटा जी, हमारे डाई स्टीरियो आइसोमर है, बिकॉज इनका कोई भी नो मिरर इमेज रिलेशनशिप हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। जबकि कैरिल कार्बन है, कैरिल सेंटर है, वो भी दो दो, पर फिर भी हमें क्या है बेटा जी, ऐसे ही हमारे आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। बात क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। डाई स्टीरियो आइसोमर के अगर जो हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो अनलाइक एनेंशियोमर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी हमारी डिफरेंट रहेंगी। अनलाइक एनेंशियोमर डाई स्टीरियो आइसोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट रहेगा, सोल्युबिलिटी डिफरेंट रहेगी, डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है डाई स्टीरियो आइसोमर की, जो कि क्योंकि क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर हमारे ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं। ये डिफरेंट क्यों रहेगी, क्योंकि क्या बेटा जी हमें क्या है, ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं। कौन कौन से मेथड से, हमारे डिस्टिलेशन मेथड से, क्रिस्टलाइजेशन से या फिर क्रोमेटोग्राफी से। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन व्हाई डाई स्टीरियो आइसोमर हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि कि इनको सेपरेट करना इजीली हो जाता है हमारे लिए क्रिस्टलाइजेशन से, है ना, हमारा बेसिकली क्रोमेटोग्राफी से। इनसे हम लोग इजीली हमारे डाई स्टीरियो आइसोमर को सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा जी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या रहेंगी, अनलाइक एनेंशियोमर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या सिमिलर तो रहेंगी, रेट डिफरेंट रहेगा, और हमारी क्या है जो चीजें हैं वो भी हमारी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। अनलाइक एनेंशियोमर डाई स्टीरियो आइसोमर हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। हमारी क्या आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, सिमिलर तो रहेंगी बट आइडेंटिकल नहीं रहेंगी। वहीं पर ही रेट ऑफ द रिएक्शन वो भी हमारा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा वन ऑफ द अनदर हमारे के साथ में, और हैव डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड रिएक्ट एट डिफरेंट रेट। हमारा कि जो हमारी रेट रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा, रिएजेंट्स रहेंगे वो भी डिफरेंट रहेंगे। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो रह सकती हैं बट आइडेंटिकली ये हमारा होता है डाई स्टीरियो आइसोमर। अगर जो मैं बात करूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर इफेक्ट के बारे में, तो देखिए बेटा जी यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो डाई स्टीरियो आइसोमर है उनका डिफरेंट इन स्पेसिफिक रोटेशन, दे में हैव सेम और अपोजिट साइंस। अब देखिए जो डाई स्टीरियो आइसोमर है वो जरूरी नहीं है कि दोनों अपोजिट साइड में ही रोटेशन करें, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों सेम साइड में ही रोटेशन कर दे, है ना, और इक्वल भी कर सकते हैं और बेसिकली अनइक्वल भी कर सकते हैं, कि सेम भी हो सकता है और इक्वली भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में करें बट इक्वली नॉट पॉसिबल, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो हो गई बात की वैसे बेसिकली जो डाई स्टीरियो आइसोमर है, यानी कि क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेटा जी देखिए कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों सेम साइड में कर दें, कंडीशन भी है कि दोनों के दोनों अपोजिट साइड में कर दें। कंडीशन नंबर बी हो गई है, ए हो गई है, बी हो गई है। कंडीशन नंबर सी हमारी क्या है कि दोनों अपोजिट साइड में तो कर रही है बट सेम एंगल से भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, और सेम डायरेक्शन में कर रही है तो सेम एंगल से भी कर सकते हो नहीं भी कर सकती है। ओके, और ये भी कंडीशन हो सकती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ही ना करे और मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे डाई स्टीरियो आइसोमर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ही ना करे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहे। हर एक कंडीशन डाई स्टीरियो आइसोमर के साथ में पॉसिबल है। बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा,
अब हम लोग बात करेंगे फिर हमारे एनेंशियोमेरिज्म और डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म के डिफरेंस बिटवीन के बारे में। बड़ा ही सिंपल सा है, देखिएगा हमारे जो एनेंशियोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या बेटा जी, कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं रहता। एनेंशियोमेरिज्म के बारे में बात करें तो हमारा क्या ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं। तीसरा बेटा जी, दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय क्रिस्टलाइजेशन, हमारा डिस्टिलेशन। कि हमारा क्या है कि जो एनेंशियोमेरिज्म होते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन किस डिस्टिलेशन इन सब मेथड के थ्रू इनको सेपरेट नहीं कर सकते। वहीं डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द कंपाउंड हैविंग वन कैरियल सेंटर। हमारा जो एनेंशियोमर होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा जी, जहां पर हमारा एक कैरियल कार्बन सेंटर हो। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म जहां पर दो या दो से ज्यादा कैरियल कार्बन सेंटर प्रेजेंट हो, टू और मोर डाइसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर। हमारे बात की जाए, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रेट ऑफ द रिएक्शन विद कैरियल रिएजेंट इज डिफरेंट। हमारा वहीं पर जो डायस्टीरियो आइसोमर रहेंगे वो बेटा जी क्या रहेंगे, इनकी सिमिलर बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी। एनेंशियोमेरिज्म की जो बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जहां पर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सोल्यूबिलिटी, सब कुछ हमारा डिफरेंट रहेगा। तो यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म है, सॉरी एनेंशियोमेरिज्म और डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफरेंस बिटवीन है। बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा जल्दी से बेटा जी, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है अपन लोगों को। वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट द एग्जाम इज कमिंग ऑन अवर हेड, बहुत जल्दी आने वाले हैं वो भी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जल्दी से कंफर्म कीजिएगा। और फिर हम लोग बात करेंगे हमारा मीसो कंपाउंड के बारे में। मजा आ रहा है प्यारे बच्चों, यस और नो? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाक से चैट सेशन बताएंगे भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आई थिंक सो मजा आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे किसके बारे में बेटा जी, मीसो कंपाउंड के बारे में। मीसो कंपाउंड हमारे क्या रहते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग टू सिमिलर कैरियल कार्बन एटम इन अ टार्टरिक एसिड। हमारे because of the presence of two chiral atom, one may expect the existence of four stereoisomer of this acid have the stereoisomeric form 1, 2, 3 and 4। अब देखिएगा मीसो कंपाउंड बेटा बेसिकली क्या है कि जैसे अभी हम लोग देख रहे थे डाई स्टीरियोआइसोमर, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों प्रकार का हो सकता था, है ना। बट हमारा जो मीसो कंपाउंड्स होते हैं बेटा जी, ये धड़ल्ले से क्या बोलते हैं भैया, हम तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी कि जो इनेंशियोमर्स थे वो हमारे क्या थे बेटा जी, परफेक्टली ऑप्टिकली एक्टिव थे। डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था बेटा जी, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों हो सकते थे। मीसो कंपाउंड हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहे। क्लियर है बात? चलिएगा तो देखिएगा, जैसे फॉर्मूला नंबर 1 and 2 आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एनेंशियोमर। हमारा कि हमारा जैसा भी हमने पीछे डायग्राम देखा था, हमारा पहला और दूसरा फॉर्म में दूसरा एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज थे, जो कि क्या शो कर रहे थे, हमारा एनेंशियोमर शो कर रहे थे, एक दूसरे के ऑप्टिकली एक्टिव शो कर रहे थे। वहीं पर हमारा जो फॉर्मूला नंबर 3 और 4 है वो हमारे क्या बेटा जी, एक दूसरे के मिरर इमेज हमारा बेसिकल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। चेंज हमारा फॉर्मूला नंबर 3 और 4 जो हमारे हैं, चलिएगा, है ना। These are because of it is the plane of symmetry, one half of the molecule being mirror image of the each other। हमारे बेसिकली अब क्या है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं हमारे मीसो कंपाउंड बेटा जी, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाती है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पर क्या है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ना। तो इसी वजह से क्या है, as such the compound represent by formula 3 and 4 is optically inactive, so such an optically inactive compound whose molecule are superimposable on their mirror image instead of the presence of chiral carbon is known as meso compound। हमारे कि ऐसे ही कंपाउंड हमारे जो हमारे बेसिकली क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हो, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शो करते हो, ऐसी पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे मीसो कंपाउंड के नाम से संबोधित करते हैं।
बात क्लियर हो बेटा जी? तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव। हाँ जी बेटा जी, जल्दी से सुन लीजिए एक बारी, फिर माइक थोड़ा सा हमारा डाउन हो गया है कि देखिए बेसिकली कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल हम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल हमारा जन्मदिन है और कल हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया है, पता नहीं क्या बनाया है, तो थोड़ा सा कल भजन संध्या का भी प्रोग्राम है, तो उन्होंने कल सुबह हमें बुलाया है घर पर, तो इस वजह से कल हमारी क्लास नहीं होगी। सो परसों हमारी क्लास होगी और हम लोग इस हफ्ते बेसिकली हमारी ऑर्गेनिक की पहली यूनिट को और मेडिसिनल केमिस्ट्री की पहली यूनिट को समाप्त कर देंगे, ठीक है जी? ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिए, कोई भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए आपके साथ में पुनीत भैया आपके खड़े हुए हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इस हफ्ते हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट समाप्त कर चुके होंगे, ये बात हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है? वादा किया है तो निभाएंगे। और बेटा जी आप लोगों का मई लास्ट तक ऑर्गेनिक, मेडिसिनल और कोलोजिन तीनों की 2-2 यूनिट खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है? ओके जी, चलेगा। तो आज के सेशन का यहीं पर एंड करते हैं। फटाक से बता दीजिए कि आज के सेशन में आप लोगों को कैसा लगा और आज के सेशन को 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगले 2 लेक्चर में हमारा यूनिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और देखिए इसी तरीके से जोरों शोरों से पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्सेज में ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया और सरल तरीके से वहां पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, चीजों को बताया जा रहा है और सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आप लोगों को वहां पर मिलने वाले हैं, वो भी लाइव क्लासेस। क्योंकि लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लाइव क्लासेस में आपके डाउट सोल्व हो जाते हैं, ठीक है जी? क्योंकि रिकॉर्डेड तो हर जगह आपको मिल जाएगा, लाइव खाली बीएसपी फार्मेसी पर मिलेगा। तो जल्दी से जाओ बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह की लिंक है, हर एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो वहां पर जाकर के आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मिलता है आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।